the Crime Bureau 07. अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक यात्री ने दिन दहाड़े एक विमान हाईजैक किया। उसने $2 लाख की डिमांड की और फिर $2 लाख लेकर उसी उड़ते हुए विमान से पैराशूट पहनकर अंधेरे में छलांग लगा दी। उसके बाद ना वो आदमी कभी दोबारा दिखाई दिया और ना ही आज तक कोई जान सका कि क्या वो अभी भी जिंदा है या उस छलांग में उसकी मौत हो गई है। यह है दुनिया के सबसे रहस्यमय अपराधी की कहानी। आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभय और आपका हमारे चैनल बियॉन्ड द क्राइम 007 में स्वागत है। 24 नवंबर 1971 अमेरिका थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से ठीक पहले का दिन पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक शांत, सभ्य और लगभग 40-50 वर्ष का व्यक्ति डैन कूपर नाम से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 का टिकट खरीदता है। उसकी मंजिल वहां से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर सिएटल थी। उसने काला बिजनेस सूट, सफेद शर्ट, काली टाई और रेनकोट पहन रखा था। वह बिल्कुल साधारण यात्री की तरह दिख रहा था। किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। उस समय अमेरिका के घरेलू हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच लगभग ना के बराबर थी। उस समय यात्रियों को मेटल डिटेक्टर से नहीं गुजरना पड़ता था। एक्सरे मशीन से बैग की जांच नहीं होती थी। आईडी दिखाना कंपलसरी नहीं था। कई मामलों में टिकट नगद खरीदकर झूठे नाम से भी यात्रा की जा सकती थी। हथियार या संदिग्ध सामान की व्यवस्थित स्क्रीनिंग लगभग नहीं होती थी। इसलिए वो बिना किसी परेशानी के विमान में सवार हो गया। वो विमान के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। सीट नंबर थी 18C। उसने एक बर्बन और सोडा मंगवाया और बेहद शांत तरीके से सिगरेट पीने लगा। उसे देखकर किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। वह बिल्कुल किसी बिजनेसमैन जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन विमान के उड़ान भरने के कुछ ही मिनट के बाद कूपर ने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेपनर को बुलाया और एक फोल्ड की हुई चिट्ठी दी। उस समय अकेले सफर करने वाले कई पुरुष एयर होस्टेस को अपना फोन नंबर या होटल का कमरा नंबर लिख कर देते थे। इसलिए फ्लोरेंस को लगा कि यह भी वैसे ही चिट्ठी है। बिना खोले ही उसने चिट्ठी अपने जेब में रख ली। कूपर ने शांत आवाज में उसे अपनी ओर झुकने का इशारा किया और कहा, मिस, यूड बेटर लुक एट दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। मिस, बेहतर होगा कि आप वो चिट्ठी पढ़ ले, मेरे ब्रीफकेस में बॉम्ब है। यह सुनते ही फ्लोरेंस ने तुरंत चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, आई वॉन्ट यू टू सिट बाय मी। मिस, मेरे ब्रीफकेस में बम है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास बैठे। फ्लोरेंस डर गई और उसके पास बैठ गई। उसने कूपर से शांत स्वर में पूछा, क्या मैं वो बम देख सकती हूँ? कूपर ने ब्रीफकेस थोड़ा खोलकर उसे लाल सिलेंडर, तार और बैटरी जैसे चीजें दिखाई जो उसे असली बम जैसी लगी। इसके बाद कूपर ने अपनी मांगे रखी। $2 लाख अमेरिकी डॉलर कैश में। सभी नोट $20 के होने चाहिए। नोटों को एक नैपसेक में रखा जाए। उसके साथ में 4 पैराशूट, 2 मेन पैराशूट और 2 रिजर्व पैराशूट। सिएटल एयरपोर्ट पर विमान उतरते ही एक फ्यूल ट्रक तैयार रखा जाए ताकि विमान में तुरंत ईंधन भरा जा सके। फिरौती और पैराशूट सीधे विमान तक पहुंचाया जाए। उसने कहा था कि विमान सिएटल एयरपोर्ट पर ही उतरे, लेकिन उसे टर्मिनल से दूर एक अलग जगह पर पार्क किया जाए। कोई पुलिस, स्नाइपर या भीड़ विमान के पास ना आए। फिरौती के $2 लाख और 4 पैराशूट सीधे विमान तक पहुंचाया जाए। ईंधन भरने के लिए फ्यूल ट्रक विमान के पास आए।
केबिन की खिड़कियां के शेड नीचे रखे जाए ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके, और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह पूरे विमान को उड़ा देगा। और सबसे हैरानी की बात, इतनी बड़ी धमकी देने के बाद भी उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। वह आराम से अपना बर्बन पीता रहा और सिगरेट के कश लगाता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक विमान अपहरण, हाईजैकिंग थी। लेकिन विमान के बाकी यात्रियों को अब भी कुछ पता नहीं था। वे आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे। फ्लोरेंस शेफनर ने बिना घबराहट दिखाए कॉकटेल में जाकर कप्तान विलियम स्कॉट को पूरी जानकारी दी जो कूपर ने उसे कही थी। कॉकपिट क्या होता है? विमान का एक वो हिस्सा होता है जहां पायलट, को पायलट और कभी कभी फ्लाइट इंजीनियर बैठकर प्लेन उड़ाते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इसे फ्लाइट डेक भी कहा जाता है। कप्तान ने तुरंत, जैसे खबर मिली, उस एयर होस्टेस ने खबर दी, उसने तुरंत स्थिति को गंभीर मानते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क किया। कॉकपिट से रेडियो के माध्यम से शटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया गया कि विमान का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ताओं की क्या क्या मांगे हैं, जो कूपर ने बताई थी। ATC ने यह सूचना तुरंत नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइंस के ऑपरेटर सेंटर संघीय अधिकारियों को स्थानिक पुलिस तक पहुंचा दी। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के अधिकारियों ने तुरंत एक आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने निर्णय लिया कि यात्रियों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। कूपर की मांगे फिलहाल मान ली जाए। उस समय अमेरिका में विमान अपहरण, हाईजैकिंग एक संघीय अपराध था, फेडरल क्राइम था। इसलिए जैसे ही ATC और एयरलाइंस को हाईजैकिंग की पुष्टि हुई, तुरंत फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI को सूचित किया गया। FBI ने सेटल फील्ड ऑफिस ने मामले की कमान संभाली। एजेंटों ने एयरलाइंस, पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ समन्वय शुरू किया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA भी विमान संचालक और सुरक्षा के समन्वय में शामिल हुई। FBI ने बैंक से $2 लाख इकट्ठा करवाए। लगभग सभी नोटों के सीरियल नंबर्स रिकॉर्ड किए गए। पूरी सूची तैयार की गई ताकि बाद में यदि पैसा कहीं खर्च हो तो उसे पहचाना जा सके। शटल में एक स्थानिक स्काई डाइविंग स्कूल और एक अन्य स्रोत से कुछ 4 पैराशूट मंगाए गए। कूपर ने 4 पैराशूट इसलिए मांगे थे ताकि पुलिस ये ना सोचे कि वो अकेला कूदेगा और उसे खराब पैराशूट दे दे। अधिकारियों को लगा कि शायद वह किसी यात्री या क्रू सदस्य को भी साथ ले जा सकता है, इसलिए उन्होंने सुरक्षित पैराशूट उपलब्ध करवाए। अच्छी तरह से चेक करके उन्होंने दिए। जब तक पैसा और पैराशूट तैयार हो रहे थे, ATC ने विमान को शटल के ऊपर और आसपास होल्डिंग पैटर्न में उड़ाते रहने का निर्देश दिया। इससे अधिकारियों को तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल गया। जब पैसा, पैराशूट और ईंधन ट्रक सब तैयार हो गए, तब विमान को उतरने की अनुमति दी एयरपोर्ट पे। अब प्लेन लैंडिंग के बाद फिरौती की रकम विमान में पहुंचाई गई। 4 पैराशूट भी दिए गए। कूपर ने सभी 36 यात्रियों को रिहा कर दिया। सिर्फ पायलट, एक को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और अटेंडेंट को प्लेन में रखने दिया एयर होस्टेस। अब कूपर ने नई उड़ान की योजना बनाई। कूपर ने आदेश दिया कि विमान मैक्सिको सिटी जाए, लेकिन कप्तान विलियम स्कॉट ने बताया कि बोइंग 727 एक बार में शटल से मैक्सिको सिटी तक नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास इतना ईंधन नहीं है। इसलिए चर्चा के बाद तय हुआ कि सिएटल रेनो में ईंधन भरेंगे, फिर मैक्सिको सिटी की ओर जाएंगे। कूपर ने यह मान लिया, लेकिन उसने उड़ान के लिए कुछ अजीब निर्देश दिए।
कूपर चाहता था कि विमान सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़े और स्पीड लगभग 200 मील प्रति घंटा रहे। लैंडिंग गियर नीचे रहे, फ्लैप्स खुले रहे और कैबिन का दबाव सामान्य रखा जाए। ये सामान्य उड़ान नहीं थी। ऐसे निर्देश कोई साधारण यात्री दे ही नहीं सकता था। कॉकपिट में बैठे पायलट हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है कौन। इन निर्देशों से पायलट को पता लग गया कि कूपर को विमान की टेक्निकल जानकारी थी। तो समझ गए थे कि ये जब फ्लाइट 305 ने सिएटल से उड़ान भरी तो 2 F-102 डेल्टा लड़ाकू विमान उसे गुप्त रूप से ट्रैक करने के लिए भेजे गए। एक लड़ाकू विमान बोइंग 727 के ऊपर उड़ रहा था और दूसरा नीचे, ताकि ऊपर उसे आसानी से ना देख सके। बाद में एक लॉकहीड T-33 सैन्य प्रशिक्षण विमान भी उस क्षेत्र में मौजूद था, लेकिन वो सीधे हाईजैक किए गए विमान के साथ नहीं उड़ रहा था। सिएटल से विमान उड़ने के कुछ ही समय बाद अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान गुप्त रूप से फ्लाइट 305 का पीछा करने लगे। मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश, घना अंधेरा, तेज हवा। बोइंग 727 बहुत धीमी गति से उड़ रहा था, इसलिए फाइटर प्लेन उसके साथ लगातार नहीं उड़ सकते थे। उन्हें बार बार अपनी स्पीड और अपनी स्थिति समायोजित करनी पड़ रही थी। लगभग रात 8 बजे के बाद कूपर ने टीना, जो एयर होस्टेस को बुलाया। उसने पैसे वाला बैग अपने पास रखा। कूपर ने पैराशूट खोलकर उसकी रस्सियां देखने लगा और फिर कुछ रस्सियां काटकर उन्हें अपने शरीर से बांधने लगा। टीना समझ गई कि अब वो छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। कूपर ने उससे कहा कि अब तुम कॉकपिट में चली जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर देना। टीना ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। वो बिल्कुल शांत था, कुछ डर नहीं था चेहरे पे, बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, बस अपने मिशन पर केंद्रित था। वो टीना कॉकटेल में चली गई। यही डीबी कूपर को देखने वाली आखिरी इंसान बनी। वो विमान के पिछले हिस्से में अकेला रह गया और कुछ देर बाद कॉकपिट से क्रू ने एक चेतावनी लाइट, स्टेयर वार्निंग लाइट देखी, जिससे पता चला कि पीछे की सीढ़ियां खोली जा चुकी है। पायलटों ने इंटरकॉम पर कूपर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लगभग 8:13, ऊंचाई 10,000 फीट, नीचे घना जंगल, नदियां, पहाड़ और धूप, अंधेरा। ठंडी हवा का तापमान 0 से नीचे था। कूपर ने अपने शरीर पर करीब 23 पाउंड वजनी पैसों का बैग बांधा, एक पैराशूट पहना और चलती हुई बोइंग 727 के पिछले दरवाजे से अंधेरे में छलांग लगा दी। उस पल वो इंसान इतिहास बन गया। करीब 2 घंटे बाद विमान रेनो एयरपोर्ट पर उतरा। FBI, स्वैट और दर्जनों एजेंट पहले से तैयार थे। उन्होंने पूरे विमान को चारों तरफ से घेर लिया। दरवाजा खुला, टीमें अंदर घुसी, लेकिन विमान खाली था। डीबी कूपर गायब हो चुका था। विमान के अंदर सिर्फ कुछ चीजें मिली, एक काली टाई, उसका टाई क्लिप, एक पैराशूट और कुछ सिगरेट के टुकड़े। ना बम, ना पैसे और ना ही कूपर। कोई नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। अगली सुबह हजारों FBI एजेंट, हेलीकॉप्टर, नेशनल गार्ड और सेना वॉशिंगटन के घने जंगलों में उतर चुके थे। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हो चुका था, लेकिन दिन बीतते गए, जंगल छाने गए, नदियां खंगाली, फिर भी ना डीबी कूपर मिला, ना उसका शव और ना ही $2 लाख। यही से शुरू हुई FBI की सबसे बड़ी जांचों में से एक। नॉर्जक का पूरा नाम था नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग
FBI ने इस केस के लिए यही आधिकारिक कोड नेम रखा था। जांच अधिकारियों ने विमान के पूरे रूट का नक्शा तैयार किया। मौसम विभाग से उस रात की हवा की गति और दिशा की रिपोर्ट मंगाई गई। पैराशूट विशेषज्ञों से राय ली गई। बोइंग 727 के इंजीनियरों से पूछताछ की गई कि इतनी ऊंचाई और गति पर कोई व्यक्ति सुरक्षित छलांग लगा सकता है या नहीं। FBI को शक था कि कूपर ने दक्षिण पश्चिम वॉशिंगटन के घने जंगलों में कहीं छलांग लगाई होगी। इसलिए कई दिनों तक हेलीकॉप्टर से हवाई खोज की गई। जंगलों में पैदल टीमें भेजी गई। नदियों और पहाड़ों की तलाशी ली गई, लेकिन कूपर का कोई निशान नहीं मिला। ना पैराशूट, ना पैसों का बैग और ना ही उसका शव, उसकी बॉडी। जांच यही नहीं रुकी। अगले कई वर्षों तक FBI ने हजारों लोगों से पूछताछ की, सैकड़ों संदिग्धों की जांच की, हजारों दस्तावेज इकट्ठा किए, लेकिन हर बार जांच वही आकर रुक जाती, जैसे DB कूपर धरती से नहीं हवा में ही गायब हो गया हो। वो मामला धीरे धीरे अमेरिका के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और सबसे लंबी चलने वाली आपराधिक जांचों में बदल गया और नॉरजैक FBI की सबसे चर्चित फाइलों में से एक बन गई। घटना के 9 साल बाद एक 8 साल का लड़का ब्रायन इंग्राम अपने पिता के साथ कोलंबिया नदी के किनारे रेत में खेल रहा था। अचानक उसे रेत के नीचे सड़े हुए नोटों के 3 बंडल मिले। रबर बैंड अब भी लगे हुए थे। पिता पुत्र ने तुरंत FBI को खबर दी। जब नोटों के सीरियल नंबर मिलाए गए तो जांचकर्ताओं के होश उड़ गए। वह वही नोट थे जो 1971 में DB कूपर को दिए गए थे। कुल रकम $5,800, करीब $2 लाख में से उतने में थे। सिर्फ यही रकम मिली, बाकी पैसा आज तक कभी नहीं मिला। लेकिन इन पैसों ने रहस्य सुलझाया नहीं, बल्कि उसे और भी उलझा दिया। ये रकम उस जगह से लगभग 20 मील दूर मिली जहां FBI को लगता था कि कूपर उतरा होगा। और सबसे सबसे अजीब बात, पैसे नदी की उस दिशा में मिले जहां तक वे सामान्य बहाव से पहुंच ही नहीं सकते थे। अब सवाल और बड़ा हो गया, क्या कूपर खुद वापस आया था और उसने पैसे वहां छुपाए, या पैसे किसी और वजह से वहां पहुंचे? FBI के पास इसका कोई जवाब नहीं मिला और अगले कई दशकों तक सैकड़ों संदिग्धों की जांच हुई। रिचर्ड फ्लायड, मैककॉय, केनेथ क्रिस्टियनसन, रॉबर्ट रेक्स्ट्रॉ और कई अन्य नाम सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। FBI ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए विमान, मौसम, हवा की दिशा और पैराशूट विशेषज्ञों की मदद से पूरी घटना का पुनर्निर्माण किया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद वे ये साबित नहीं कर पाए कि DB कूपर आखिर जमीन पर कहां उतरा और वो जिंदा बचा भी या नहीं। 2016 में लगभग 45 साल तक चली जांच के बाद FBI ने इस मामले की सक्रिय जांच बंद कर दी और आज भी ये रहस्य अनसुलझा है कि क्या DB कूपर उस छलांग के बाद जिंदा बच गया था या उसी रात उसकी मौत हो गई। और यही कारण है कि DB कूपर का मामला आज भी अमेरिकी इतिहास के सबसे रहस्यमय और सबसे चर्चित अनसुलझे अपराधों में गिना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए रहस्यमय केस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।